नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने-माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार शीतल पी सिंह जी। हम लोग बातचीत करेंगे देश के वर्तमान हालातों पर, प्रधानमंत्री के बयानों पर और जो बंगाल और 5 विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं, उसके बाद उत्पन्न हुए राजनीतिक हालातों पर। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को, सबको बहुत-बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपको। सर पॉलिटिकल बातचीत करने से पहले वो जो प्रधानमंत्री ने बयान दिया, मुझे लगा उस पर एक बार बात कर लें। पीएम कह रहे हैं कि भैया सोना ही मत खरीदो, आपने सुना ही है, सोना मत खरीदो, पेट्रोल का भी बचाव कर लो, डीजल का भी बचाव कर लो। किस तरह देखते हैं सर? कल वो सोमनाथ में थे, वहाँ पता लगा कि 2 या 3 हजार बसें गुजरात ट्रांसपोर्ट ने हायर की थी उनके लिए, भीड़ जुटाने के लिए। जहाँ जहाँ अभी रैली वगैरह करते रहे हैं, अभी हैदराबाद गए थे, वहाँ भी ये काम हुआ था। तो उन्होंने अच्छी सलाह दी, लेकिन ये सलाह सिर्फ हम लोगों के लिए है, उनके अपने लिए नहीं, ये थोड़ी आश्चर्यजनक है। हम लोगों से उन्होंने कहा कि आप लोग विदेश यात्रा वगैरह न करिए, सोना न खरीदिए, तेल का कम इस्तेमाल करिए। इस सब का मतलब एक ही है कि हम जो फॉरेक्स है देश में, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो है, उसका जो भंडार है, उस पे चुनौती है, तो इसलिए हम उसकी बचत करें। लेकिन वो अभी 14 तारीख से 7 देशों की यात्रा पर विदेश जा रहे हैं। अब तक वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने करीब 90 बार, शायद, अभी ये आंकड़ा एग्जैक्ट नहीं है मेरे पास, विदेश यात्राएं कर ली है। इतनी विदेश यात्राएं करने वाले हमारे कोई प्रधानमंत्री नहीं रहे। अब तो भविष्य में उनका मुकाबला ऐसे होगा कि उनकी कुल यात्राओं बराबर सारे प्रधानमंत्रियों की कुल यात्राओं का कुछ मुकाबला करना पड़ेगा। ये स्थिति ऐसी बनती जा रही। लेकिन इससे जो गंभीरता है इस बात में, एक तो ठीक है उन्होंने ये कहा, हम लोग सोना भी एक बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। भारत में स्वर्ण आभूषणों की एक हमारी सांस्कृतिक विरासत है। लेकिन एक और विरासत पैदा हो गई है इधर कुछ सालों में। सोना गिरवी रख के अपनी जीविका चलाने के लिए जो हमारा आंकड़ा था, वो भी बहुत स्वेल कर गया है। 38-40% लोगों ने घर का सोना गिरवी रख के अपना घर का खर्चा चलाया है। ये मात्रा जो है बहुत बढ़ गई है। स्वर्ण आभूषणों के गिरवी रखने के बहुत सारे बैंक खुल गए हैं। ये सब पहले नहीं थे और वो बड़े सफल हैं, उनमें काफी वो सब है। सरकार ने भी काफी सोना खरीदा है, जो हमारे पास करीब 700 बिलियन का फॉरेक्स है। इसकी बड़ी संख्या जो है वो हमने सोने में कन्वर्ट कर रखी है। तो कैश, आरबीआई की दिक्कत ये हो रही कि रुपया टूट रहा है, तो वो रुपया रोकने के लिए उसे डॉलर मार्केट में डालने पड़ रहे हैं जो उसके पास है। तो दो दो एक स्थिति हो रही है। एक तो उसने अपने जो उसके पास डॉलर थे, उसके बड़े हिस्से को सोने में कन्वर्ट करके रख लिया। अच्छा किया, सोने के दाम चढ़े भी हैं, उससे फायदा हुआ, सुरक्षा भी ज्यादा है। सभी देशों ने किया, भारत ने भी किया, ठीक किया। लेकिन उससे क्या हुआ, कैश इन हैंड कम रह गया। अब हमारा प्रॉब्लम क्या हो गई है, ये जो खाड़ी युद्ध हुआ है, इस युद्ध में हमारा जो रेमिटेंस आता था इन देशों से, एक तो उसमें थोड़ी सी स्लगिशनेस आ गई है, क्योंकि वहाँ भी सब बहुत चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं। तो लोग अपने घरों को जो मनी ऑर्डर भेजते थे उसमें कटौती होने लगी है। बहुत से लोग लौट आए हैं वहाँ की हालत से, उससे एक समस्या पैदा हुई है। हमारा जो एक्सपोर्ट है उसमें बहुत मॉडरेट चेंज है, कोई वृद्धि नहीं है, क्योंकि दुनिया के बाजार में डिमांड नहीं है। तो एकाएक हम भी क्या जादू कर सकते हैं। एफडीआई हमारे यहाँ जो आ रहा था वो 3 साल से आ नहीं रहा है, बल्कि हमारे शेयर मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट बाहर का था उसमें ज्यादातर उड़ गया है, वापस चला गया है, और भारत को एक अच्छा डेस्टिनेशन नहीं माना जा रहा है। ये बात बहुत सारे अर्थशास्त्री ब्लूमबर्ग में और अन्य माध्यमों में जहां आर्थिक मामलों की रिपोर्ट्स होती हैं, बार बार कह चुके हैं। एक जो मशहूर एक आप कहें कि आर्थिक टिप्पणीकार है, प्रणव राय के साथ या किसके साथ, जिन्होंने अभी इंटरव्यू दिया था, कोई शर्मा है या क्या है यार, नाम आजकल दिमाग से भूल जाता है, बहुत प्रसिद्ध, आजकल उनकी बड़ी चर्चा है। अभी उन्होंने भी कहा कि भारत में कोई क्यों लेके आएगा पैसा, हम भारत भविष्य नहीं दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत एआई वगैरह में कहीं दिख ही नहीं रहा दुनिया में। तो ऐसा न होने से
भारत की ओर जो इन्वेस्टर है उसकी कोई रुचि पैदा नहीं हो रही है। और बाकी चीजें जो हैं वो स्लगिश हैं, कानून कायदे बहुत ऊटपटांग हैं, जो हमारी मार्केट के रेगुलेशंस हैं वो अविश्वसनीय है। उसने ये कहा कि उनमें पारदर्शिता उस तरह से नहीं है। तो ये सब जो उसने हमारी कमजोरियां बताई, उसके जरिए उसने ये सिद्ध किया कि इस वजह से पैसा नहीं आ रहा। हालांकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग उसकी जगह दूसरी बातें कहते हैं, लेकिन पैसा जहां आ रहा है वो मार्केट वही है जैसे कोरिया में आ रहा है, ताइवान में आ रहा है, उनके जो जापान में है, ज्यादा कोरिया ताइवान में है। इनकी कंपनियां एआई के सेक्टर में बहुत नया, बहुत चिप्स वगैरह में काफी काम करती है, तो इसलिए उनके पास तो पैसा जा रहा है, उनकी मार्केट्स तो स्वेल कर रही हैं। हमारी तो आज ये प्रधानमंत्री के बयान के बाद आज और बहुत डाउन तेजी है, से गिर गया है। बहुत डाउन और व्यक्तिगत तौर पर तो मेरे पास कुल 4 सवा 4 लाख रुपए थे सुरक्षा के, जो बच्चों के कहने से मैंने कुछ शेयर खरीद लिए थे। वो मतलब ये बात भी पुरानी हो गई, लेकिन पिछले 2 सालों से उसमें लगातार तड़का ही लग रहा है। वो 1,10,000 1,15,000 बचा है, यानी उसमें से 2.75 लाख मेरा उड़ गया है। तो ये मैंने बच्चों से कहा, यार तुम लोगों ने मुझे कहाँ फंसा दिया, थोड़ा 4-5 लाख रुपए मेरे पास था, वो भी तुमने जो है 1 लाख कर दिया। तो ऐसा मेरे ही साथ नहीं हो रहा है, जाने कितने असंख्य, मेरा ख्याल 90% इन्वेस्टर्स के साथ तो यही हुआ है। पिछले 2-3 सालों में उनकी जो भी पूंजी थी, जो उन्होंने शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में रखी, म्यूचुअल फंड वालों का मुझे नहीं पता, बेटा इस चक्कर में रहता है, पता नहीं उसका क्या हो रहा है, लेकिन मैंने तो जो किया, मैं तो बहुत भुगतान दे रहा हूँ, और काफी लोगों का पैसा जो है इस समय खतरे में है। अगर ये स्थिति बनी रही तो अच्छा नहीं होगा। एक तो इसलिए भी कि डॉलर के अगेंस्ट रुपया टूटने से जो वैल्यू, मान लीजिए आज से हमने 3 साल पहले ये पैसा मार्केट में लगाया था, उस समय जो डॉलर के अगेंस्ट रुपया था वो 82-83 था, आज 95-96 है। तो एक तो 12-13% ये जो है, एक तो उससे ही नुकसान होता है, और कि ये गैप होता जा रहा है, रुपया टूट रहा है। अब एक तो वैसे ही कम हो गया वो, उसके बाद दोहरी मार ये है कि 4 लाख का 1 लाख रह गया। तो आप समझिए कि कितना नुकसान भारतीय सामान्य इन्वेस्टर को हो रहा है, जो 90% है मेरी तरह है, जो थोड़े 2-3 लाख 5 लाख 10 लाख तक वाले हैं। ये सब इन्वेस्टर, इनके पैसे उड़ गए हैं मार्केट से, और ये इसलिए उड़ गए हैं कि जो विदेशी निवेशक थे वो डॉलर में अपना रुपया लेके बाहर भाग गए। तो ये एक कठिनाई आई। इसलिए अब प्रधानमंत्री अभी तक तो चुनाव लड़ रहे थे, उसमें देश को सब हरा भरा दिखाना था। अब चुनाव खत्म हो गया है, अब नया चुनाव आने से पहले उन्हें देश की अर्थव्यवस्था को एड्रेस करना है। तो अब वो ऑस्टेरिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन भाई ऐसे ऑस्टेरिटी कैसे चलेगी? आपके लिए 2,000 बसें भीड़ लाएंगी सोमनाथ में, 2,000 हैदराबाद में, आप जहाँ रोज तो आप बाहर जो भारत में रहते हैं तो रोज आपकी कोई रैली या उद्घाटन रहता है, जहाँ कोई न कोई डिपार्टमेंट इसी तरह से भीड़ लाने का काम करता है। और क्या तेल बचाता है वो उसमें? ये बसें क्या हवा से चल रही हैं? और जब आप बाहर देश में नहीं रहते, बाहर जाते हैं, वो मात्रा भी आपकी सामान्य से बहुत ज्यादा है। तो आप तो फॉरेक्स उड़ाएंगे और हमसे कहेंगे कि हम बचत करें। तो ये सब चीजें है, लेकिन अब कह रहे हैं तो भाई समझिए, सुनिए। अब आप लोग स्वयं इसको गुनिए। हम लोग तो इसके पहले से बता रहे हैं कि आर्थिक संकट बहुत कठिन लेवल पे आ रहा है, और वो धीरे धीरे हमें नजर आ रहा है। अब सर्विसेज बची है हमारी, सर्विसेज में हमारे 55-56% की ग्रोथ है। यही एक एरिया है, ना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, न रेमिटेंस बढ़ रहे हैं, और न हमारे मैन्युफैक्चरिंग से कोई मर्केंडाइज एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ रहा है। तो बची है सर्विसेज। सर्विसेज में एआई जो 2-3 साल में सब खा जाएगा, एकदम बहुत बड़ा चौपट करेगा इसमें। तो अगर ये 2-3 साल में ये परिस्थिति बदली, तब हमारे पास क्या विकल्प? जैसे आज तेल न मिलने पर हमारे पास क्या विकल्प? हमने, जैसे चीन वगैरह ने क्या किया कि उन्होंने हाइड्रोजन पे हमसे बहुत आगे तेज काम किया, सोलर पे हमसे बहुत तेज काम किया। ये जो आपका हवा से बनने वाली बिजली है, पवन ऊर्जा, इस पे बहुत तेज नहीं, बहुत ज्यादा काम कर दिया। और वो तो इन्होंने परमाणु रिएक्टरों पे भी अपना ही काम कर लिया। दुनिया में जितने परमाणु रिएक्टर लगे हुए हैं, उसके 2 सालों में वो दुनिया के सारे परमाणु रिएक्टरों से दुगने लगाने जा रहे हैं।
मतलब वो तो उनका तो जो स्केल है बाप रे चाइना का, दुनिया की 60% बिजली चाइना पैदा कर रहा है। आप बताइए। सोचिए। हाँ, यानी सारी दुनिया मिलके जितना पैदा करती है तो वो सारी दुनिया के लिए 60-65% उत्पादन कर रहा है। और जिस लेवल पे वो कर लेता है उस लेवल पे हम आ ही नहीं सकते। हम उसमें सब में कहीं चैलेंज ही नहीं बन। हमारे लिए 2-3 साल बाद ये होगा कि हम हैं कहाँ, हमारी उपस्थिति कहाँ है, अपनी उपस्थिति के लिए हम लड़ रहे होंगे। तो हम कठिन दौर में हैं। दुर्भाग्य है कि राजनीतिक रूप से हिंदू मुस्लिम के कारण सफलताएं अभी मोदी जी और उनकी सरकार को मिल रही हैं, लेकिन आर्थिक ढांचे पे असाधारण असफलताएं मिल रही। ऐसी बेरोजगारी कभी नहीं थी, इतना बुरा हाल साधारण लोगों का कभी नहीं था जितना है और होता जा रहा है। क्योंकि 70-72% आबादी, जिसमें किसान, मजदूर, तृतीय चतुर्थ और इवन द्वितीय श्रेणी के अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय शामिल हैं, व्हाइट कॉलर जॉब वाले शामिल हैं, इन सब लोगों की इनकम घट रही है। डॉलर के टर्म में आप अगर देखें तो 2014 मई में जो इनकम थी, अगर हम कहें कितने डॉलर हम कमा रहे थे, और अब देखें 2026 में, तो इन्फ्लेशन जितना बढ़ा है उसकी तुलना में हमारे डॉलर नहीं बढ़े हैं, बल्कि कम हुए हैं। तो नतीजा ये है कि आय का ऑक्सफैम वगैरह की रिपोर्ट ये बताती है हमारा तो योजना आयोग बंद ही हो गया, और जो सांख्यिकी विभाग है उसको, जिसको सुब्रमण्यम स्वामी साहब के पिताजी ने शुरू किया था, वो इसका बड़ा श्रेय भी लेते हैं वो। तो वो कहते हैं कि अब उसमें तो कुछ बचा नहीं है, उसको तो इन लोगों ने करप्ट कर दिया, वो झूठे आंकड़े बनाता है इनके लिए। तो हमें आंकड़े कहाँ से मिले? तो ऑक्सफैम वगैरह से आंकड़े मिलते हैं। तो ऑक्सफैम वगैरह से आंकड़े लेंगे तो फिर हम सोरोस के एजेंट भी हो जाते हैं। लेकिन अब ये खतरा उठा के कि हम सोरोस के एजेंट हैं, बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि 4 लाख का हमारा इन्वेस्टमेंट 1 लाख रह गया है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, जितने भी होंगे जो आपका कार्यक्रम देखेंगे, जिनका बाजार में पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, तो जो भाई हम तो बुद्धिमान नहीं है इस क्षेत्र में, इसलिए ये भी मान लेते हैं कि हमारी मूर्खता की वजह से हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। लेकिन जो योग्य होंगे उनका भी थोड़ा बहुत नुकसान जरूर हुआ होगा। लाभ वाले अब बहुत ही सीमित लोग रहेंगे। बहुत थोड़े लोग हैं। जी। बहुत थोड़े लोग हैं, सही बात है।